कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, विक्रमादित्य सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रघुनाथ जी की नगरी मैं भगवान रघुनाथ जी को नमन करते हुए 18 करोड़ को नमन करते हुए हमारे बीच में हमारे हिमाचल की निवासी प्रियंका गांधी जी, हमारे आज हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आना था, किन्हीं कारणों से वो अपना मोर्चा अपने क्षेत्र में संभाले हुए हैं। हमारे यहाँ पे युवा और कर्मठ उम्मीदवार श्री विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे मनाली के विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी, पंडित खीमीराम जी, भाई संजय दत्त जी, जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक के सभी अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, इंटक, सेवा दल, एनएसयूआई, हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी कई महिला मंडलों से आए हो हमारी माताएं, बुजुर्गगण, नौजवान साथी और प्रेस के बंधुओं, प्रियंका जी, आपके परिवार का इस कुल्लू को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पे लाने का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर आभार है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी सपरिवार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कुल्लू मनाली ना आए होते तो आज हमारा इतना बड़ा पर्यटन का कारोबार नहीं होता। वो जब नगर में घूम रहे थे तो उन्होंने पाया कि वहां पे जो बगीचे लगे हुए हैं वो बड़े बड़े सेठों के बगीचे थे, टाटा के थे, बिरला के थे। जो हमारे स्थानीय लोग थे वहां पे चौकीदार थे, माली थे, और उन्होंने प्रथम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को कहा कि हिमाचल में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की रोक लगनी चाहिए। यही वजह है आज हमारी जमीनें बची हुई है और हमारा सौभाग्य है कि आपने हिमाचल को अपना पहला घर माना है। और जबकि मोदी जी कहते हैं कि मेरा दूसरा घर हिमाचल है, अगर इसको आप व्याख्यान करें तो दूसरा घर और दूसरों से बर्ताव क्या हुआ है वो हमने आपदा के वक्त में देखा है। हमेशा रैलियों में हिमाचल को अपना दूसरा घर बताना और दूसरों की तरह जो बर्ताव पिछली आपदा में हमारे साथ हुआ है। मेरे गांव की जनता, हमारे शहर की जनता, हमारे एक एक युवा इस बात को मानते हैं कि हमारे साथ आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, दोनों हाथ खड़े कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब हिमाचल आती थी, उन्होंने लाहौल को जो स्टेटस दिया उनकी देन है। लाहौल में जो रोहतांग टनल की सोच थी वो उनकी देन थी। उसके बाद आधुनिक भारत निर्माता श्री राजीव गांधी जी, हमें वो वक्त याद है, हमारा गांव छोटा सा कस्बा बुनतर होता था। वो इंडियन एयरलाइन का विमान लेकर 80 सीटर जहाज लेकर वो बुनतर आए थे। और वही वक्त था जब विमानन में हिमाचल को बहुत बड़ा, उसके बाद यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में ये जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, इन्होंने 1 इंच भी उस बुनतर एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने की बात नहीं कही। झूठा श्रेय लेना और किस प्रकार से हम आपके धन्यवादी, हम पहाड़ के लोग हैं, हमें कोई प्यार से एक गिलास पानी भी पिला दे तो हम बहुत एहसान रखते हैं। आपने तो हमारा साथ दुख में निभाया है। आपदा की घड़ी में आप हमारे बीच में आई
और बात ये नहीं होती, जब दुख में व्यक्ति होता है साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके निर्देशानुसार हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपदा के मिलने वाली राशि को 10 गुना तक किया, ये हम आपका धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी दिन रात हमारे साथ बैठे रहे, 3 दिन 75,000 टूरिस्टों को निकालना, कितना बड़ा रेस्क्यू अभियान। यहीं पे हम स्ट्रांग रूम में बैठकर रात को पूरी रात बैठे रहते थे डीसी ऑफिस में, डिजास्टर रूम में, और उसके साथ में हमारे युवा जो हमारे मंत्री है ये भी पूरे समय यहाँ पे बैठे रहे। हमारी प्रदेश की अध्यक्षा पूरी समय एक टीम की तरह सभी लोग बैठे हैं। आप आए और उसके बाद कुछ मरहम हमारे लोगों को उसमें आपदा की जो जख्म थे उस पे लगा है, अभी भी काम होने को है। मैं मैडम आपसे अनुरोध करता हूं, पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़ी योजना थी जिसमें कि पलचान सोलंग नाला से लेकर रोहतांग से लेकर मंडी तक इस ब्यास नदी का तटीयकरण होना था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी, एक ऐसा वो मंत्रालय उमा भारती के लिए गठन किया गया, गंगा की सफाई। लेकिन गंगा की सफाई के मंत्रालय के चक्कर में कुल्लू की सफाई भी होगी। सारा बजट यहाँ का जो था वो सारे का सारा शिफ्ट किया गया। हम चाहते हैं निकट भविष्य में ये ब्यास की नदी और भी तबाही मचा सकती है, इसको तटीयकरण की योजना, जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हमारे सांसद बनते हैं, हमारी इंडिया की सरकार बनती है, इसको प्राथमिकता पे उठाया जाए। यहाँ पे आज के दिन में एक अभिनेत्री को प्रत्याशी बनाया है। आश्रित देशी बोली ने बोला ही तैसे लाई सब बेउरी गप्पा मारने एंडी बेउरी सा सो कुड़ी लाकर जाइए की ढूंढा सा। और जिस प्रकार से वो भारत के इतिहास में के बारे में बातें कर रही है, एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कंगना जी कहती है, एक ही बात कह रही कि कांग्रेस चोर है। उनके परदादा सरजू सिंह 2 बारी कांग्रेस के विधायक रहे, क्या उनके दादा परदादा भी चोर थे? उनके परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने दादा को भी चोर बोला। उनके ऊपर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या बोलती है क्या नहीं हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें इतना जरूर है, विक्रमादित्य जी को हमारे कुल्लू जिले की जनता, एक एक कार्यकर्ता आपका संदेशवाहक बनेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप एक एक व्यक्ति, एक एक युवा, आप स्वयं यहाँ पे प्रियंका जी का संदेश लेकर जाएंगी। प्रियंका जी मेरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है कुल्लू जिला में, ये हमारा हॉस्पिटल है जो पिछले 5 सालों में तो बहुत दयनीय स्थिति में था। आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे हमें दी है। निकट भविष्य में हम चाहते हैं जो लाहौल के क्षेत्र के लिए हॉस्पिटल है, कुल्लू के लिए है, मंडी के कुछ क्षेत्र के लिए, पांगी बरमौर के लिए है, टूरिस्ट पॉपुलेशन के लिए है, इसको निकट भविष्य में यहाँ पे बड़ा एक स्वास्थ्य संस्थान होना चाहिए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। हमारे पठानकोट से कुल्लू को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से बुबू जोत टनल, उसका निर्माण किया जाना है, उसको लेकर हमें जो है आगे बढ़ना होगा। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आज इतना जरूर कहना चाहता हूं कि महिला सम्मान का जो कार्यक्रम आपके दिशा निर्देश में हिमाचल में चला है, स्पीति के उपमंडल में 850 महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो गया है। लाहौल में मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिमाचल से इस कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और उनके साथी चुनाव आयोग के पास गए और उस योजना को रोकने के लिए चुनाव आयोग से उन्होंने ऑर्डर करवाए। आज मुझे शुक्रिया करना है मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा है जून के महीने में अप्रैल मई की किस्त भी
पात्र महिलाओं को मिलनी शुरू हो जाएगी। और महिला सम्मान का जो उदाहरण लाहौल स्पीति में दिया है, जिस प्रकार से वहां प्रतिनिधि बनने का, जिस प्रकार से वहां पे उम्मीदवार बनने का साधारण परिवार से कार्यकर्ता को दिया गया है, ये सारी बातें वहां पे है। और ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आज हमारी कुल्लू की जनता आपके विचारों को सुनना चाहती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये जो कुल्लू से आपके अगुवाई में ये जो यहाँ पे जोश है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे पंडाल में नहीं बैठ पाए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हर एक आपका संदेशवाहक बनेगा और आपके विचारों को गांव-गांव तक ले जाएगा। आप 2 दिन की बात है, दिन रात आप कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे, ये मैं आपसे आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं और जोरदार नारे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री भुवनेश्वर गौड़ जी से, जो हमारे मनाली के लोकप्रिय विधायक है, वो आए और अपना संबोधन करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, श्री भुवनेश्वर गौड़ जी। परम सम्मान्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे मध्य युवा और समर्पित कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार श्री विक्रमादित्य सिंह जी, ठाकुर सुंदर सिंह जी जो कुल्लू के विधायक भी हैं, श्री संजय दत्त जी, पूर्व मंत्री पंडित खीमीराम जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी, सम्मानित मंच और कुल्लू के इस मैदान में आई हुई कुल्लू जिला के 3 विधानसभा हलकों से आई हुई प्रबुद्ध जनता, आज बहुत हर्ष की बात है कि बहुत छोटे समय में आह्वान पर आप सभी यहाँ आए। ये दर्शाता है कि प्रियंका गांधी जी के और कांग्रेस के प्रति जो हमारे लोगों में विश्वास है, वो इस चीज का प्रतीक है। आज हम सभी विक्रमादित्य सिंह जी जो प्रदेश के 2 बार के विधायक हैं और वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री हिमाचल सरकार में हैं और कांग्रेस के विधायक हैं, हम धन्यवादी हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के। जब आपदा का समय आया तो आपने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और विक्रमादित्य जी ने, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है मनाली, वो सारा जो सड़क है वो दरिया के साथ है, आपने सारा रोड हमारा देखा और उस समय जो स्थानीय प्रशासन ने पूरी तीव्रता से रोड्स का काम शुरू किया, परंतु खेद की बात है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये केंद्रीय उपकरण है, उसे चालू हालत में चालू कराया गया और अभी तक उस नेशनल हाईवे पे कोई ठोस काम नहीं किया गया है। हम आशा करेंगे जब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और विक्रमादित्य सिंह जी यहां से हमारे सांसद बनेंगे, जो सड़कों का काम है, क्योंकि हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सबसे पूर्णता इन सड़कों पे कार्य किया जाएगा। और एक और मेरा आपसे आह्वान है कि जो भुंतर का एयरपोर्ट है वो बहुत छोटा एयरपोर्ट है,
क्यों न इस एयरपोर्ट को विस्तारीकरण करके यहाँ पे बड़े हवाई जहाज लैंड कराए जाएं, ताकि हमारा जो पर्यटन का क्षेत्र है इसमें चार चांद लगे। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हम सभी लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग यहाँ आए हैं। पिछली वर्ष भी जो सेबों के दाम हमारे थे, जो हमने कोल्ड स्टोर में रखे थे, जिन जिन लोगों ने अपने सेब कोल्ड स्टोर में रखे थे, उनका मूल्य बहुत कम उन लोगों को मिला है, क्योंकि विदेशों से जो सेब है वो इंपोर्ट किया जा रहा है। उसकी जो ड्यूटी पहले कांग्रेस सरकार के समय थी वो घटा दी गई है। हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में जो सेब पे इंपोर्ट ड्यूटी है ये 100% की जाए, ताकि हमारे स्थानीय लोगों को जो सेब हम मार्केट में बेचते हैं हमें सभी को उचित मूल्य मिले। मैम, आप यहां आज हमारे मध्य आई हैं, सभी लोग उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। मैं एक बार पुनः पूरे क्षेत्र की जनता का यहां आने पर धन्यवाद करूंगा, और आपका सहयोग जो आने वाली 1 जून को चुनाव होने हैं यहाँ पे, कांग्रेस के बटन के सामने, कांग्रेस के बटन को दबाकर यहाँ से भारी मात्रा में विक्रमादित्य सिंह जी को हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद गौड़ साहब। मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो हमारे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी हैं, वो आए और अपने विचार रखें। श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले मैं एक जयकारा दूंगा। आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। बिजली महादेव की, बिजली महादेव की, बिजली महादेव की। आज हमें बहुत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, हम सबको अपना समर्थन देने के लिए यहां पर आई हैं। आप सबका आशीर्वाद, सहयोग और प्यार लेने के लिए हमारे बीच में यहां पर आई हैं। मैं उनका कुल्लू आगमन पर आप सबकी ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, जो हमारे कुल्लू सदर के माननीय विधायक है, सीपीएस है, सुंदर सिंह ठाकुर जी, हमारे भुवनेश्वर गौर जी, हमारे बड़े भाई जो मनाली के माननीय विधायक है, आदरणीय संजय दत्त जी, जो हमारे इंचार्ज है और ऑब्जर्वर के रूप में एआईसीसी से यहाँ पे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर दिन रात पार्टी को एक करने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय खीमी राम जी, जो हमारे पूर्व मंत्री है और पूर्व विधायक है बंजार विधानसभा क्षेत्र से, आदरणीय शेषराम आजाद जी, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, और सभी जो हमारे सम्मानित मंच कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता जो यहाँ पे उपस्थित है, और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की हमारी प्रबुद्ध जनता, हमारे परिवार के साथी, सभी महिलाएं, बुजुर्गवान, युवा साथी जो आज इस ऐतिहासिक दुशहरा ग्राउंड में यहाँ पर उपस्थित है, रघुनाथ जी की नगरी में यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं।
आप अपना आशीर्वाद देने हमको यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण है, 1 तारीख को मतदान होना है और कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ से आपका नुमाइंदा बनाया है, आपका उम्मीदवार बनाया है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप जानते हैं हमने इस टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका जी ने, आदरणीय राहुल जी ने हमें ये कहा कि आपने यहाँ से चुनाव मंडी से लड़ना है। हमने कहा जो पार्टी का निर्णय होगा, हम पार्टी के कर्मठ सिपाही है और हम धरातल पे जाकर लड़ाई लड़ेंगे, देवभूमि की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, विकास की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो विकास कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए हैं, उनकी लड़ाई को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य हम करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों कि कुल्लू जिला जो अपने आप में हिमाचल की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बहुत अहम स्थान रखता है, इसको आगे लेकर जाना, यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरी मजबूती से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज तो मैं आपका उम्मीदवार हूं, आज मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विक्रमादित्य सिंह आप सबकी उम्मीदों पे 100% आने वाले समय में खरा उतरेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हमने संकल्प लिया है, जिस दिन हमने अपना नामांकन पत्र भरा, हमने संकल्प लिया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र के जितने भी बड़े मसले हैं उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। पूर्व में बहुत काम मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए हैं। अगर मैं उनको अभी यहाँ पे गिनाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। और प्रियंका, आपने आदरणीय प्रियंका जी को भी सुनना है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, मगर ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जो काम किए हैं उसको बुनियाद बनाकर हम एक नई इमारत का विकास कार्यों को मंडी संसदीय क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आज बंबई से आई मोहतरमा जिसको हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमें पूछती हैं, हमें कहती हैं कि आपने मंडी के अंदर क्या किया, हिमाचल के अंदर क्या किया, कुल्लू के अंदर क्या किया। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, और मैं पूरे हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मंडी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर बेहतरीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अगर बनने का मादा किसी ने रखा, तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, मंडी के सांसद थे, उस समय यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस विषय को प्राथमिकता पे उठाया गया और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर है। आज मेडिकल कॉलेज हमारे नेर चौक में मंडी के अंदर जो करीबन 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बना है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इशू को उठाया था और उसे पूरा करने का काम किया था। आदरणीय जनता, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कुल्लू देव नीति की धरातली है। हमारा अटूट विश्वास हमारे देव संस्कृति में, हमारे देवी देवताओं में, ये पावन नगरी है जहां से हमें हमारे देवी देवताओं से ऊर्जा मिलती है। कल इस रैली को संबोधित करने से पहले मैं कल शाम को बिजली महादेव में जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर यहां पर आपके बीच में आया हूं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू जिला के जो संकल्प हमने विकास के लिए है उनको आगे लेकर जाना, जिसमें सबसे बड़ा संकल्प हमारे मेडिकल सर्विसेज को बेटर करने के लिए ये विक्रमादित्य सिंह का संकल्प है
कि हम यहां से आने वाले समय में जिला कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यहां पर आने वाले समय में करवाएंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी से इसका सहयोग मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमारा संकल्प रहेगा कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाएं। अभी यहाँ पे बूबू जोड़ टनल की बात की गई, अभी यहाँ पे जलोरी जोड़ टनल की बात की गई, इसको भी बनाना ये हमारा संकल्प है, जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये बातें हमने आज कही है। जो हमारा रोहतांग टनल है, जिसका नाम आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा है, हम वाजपेयी साहब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर ये पूरी दुनिया जानती है, कुल्लू की जनता जानती है कि अगर रोहतांग टनल का नींव अगर किसी ने रखी थी तो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बतौर यूपीए चेयरपर्सन इसकी नींव रखी थी। 12,000 करोड़ रुपए का बजट यूपीए की सरकार ने इसके लिए दिया था और उस समय वीरभद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे। यहाँ पे वो सोनिया गांधी जी के साथ यहाँ पे आए थे और सुलांग नाला में इसकी नींव रखी गई थी। आज नाम तो बदले जा रहे हैं, सब चीजें समझ आ गई, मगर जब प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे तो टनल के अंदर वो हाथ किसको हिला रहे थे, ये आज तक हमको समझ नहीं आया कि ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, किस तरीके की राजनीति हो रही है। केवल नाम बदलकर आप लोगों के दिलों से जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं निकाल सकते हैं। विकासात्मक कार्य हमने किए हैं और उसी नींव को हम उसके ऊपर एक भविष्य में एक मजबूत इमारत को बनाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं ये आज पूछना चाहता हूं, हमारा कुल्लू जिला जैसा मैंने कहा राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या आवश्यकता पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई घर का कैंडिडेट नहीं था? उनको क्यों जो है वो एक पैराशूटी नेता जो है यहाँ पर पैराशूट के माध्यम से ढालपुर मैदान में उतारने की आवश्यकता पड़ी? आज कुल्लू की जनता ये पूछ रही है कि कुल्लू के जो पूर्व में सांसद रहे, भाजपा के सांसद रहे राजा महेश्वर सिंह जी, उन्होंने ये निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी को कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरा आखिरी चुनाव है, मगर फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। क्या कारण है कि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे उतारा गया जिसको हिमाचल की भूगोल के, हिमाचल के इतिहास की, देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं? क्या कारण है कि आज ऐसे व्यक्ति को उतारा गया है जो कहती है कि हमें आजादी जो है वो 2014 में मिली? आपने तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी तिरस्कार किया है, पूर्व में जो एनडीए की सरकारें रही हैं उनका भी तिरस्कार किया है। ये सोच हिमाचल प्रदेश के लोगों की नहीं है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो 5 संकल्प मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए हैं, संकल्प नंबर 1 कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के मंडी शहर में स्मार्ट सिटी का निर्माण आने वाले समय में करना है, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। संकल्प नंबर 2, ये विक्रमादित्य सिंह का संकल्प आपको है कि आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर एक भी आवारा पशु आपको सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगी। ये हमारा संकल्प है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम गौ सदन का निर्माण हर जिले के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर करवाएंगे, ताकि जो गौ माता के नाम पे जो लोग वोट तो मांगते हैं मगर गौ संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं करते, विक्रमादित्य सिंह ने संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में गौ संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथ ही साथ बूबू जोत की मैंने बात करी, आपके जलोरी जोत टनल की मैंने बात करी, इन सब विषयों को आने वाले समय में उठाया जाएगा। अभी सुंदर सिंह ठाकुर जी ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे ब्यास नदी के तटीकरण के बारे में उठाया, क्योंकि हम उस समय आपके बीच में उपस्थित रहे, आपके मुश्किल समय में आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़े रहे। मुख्यमंत्री जी दिन रात आपके साथ थे। मेरी माता जी जो अभी वर्तमान में सांसद है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है, प्रतिभा सिंह जी, और हम खुद बतौर लोक निर्माण मंत्री हमने पूरे इलाके का दौरा किया, चाहे आपका
जो है बुनतर है, चाहे आपका पंडोह का इलाका है, चाहे आपका पतलीकुल का इलाका है, चाहे आपका सैंज घाटी है, हर इलाके में जाकर हमने पूरा सहयोग वहां पे सड़कों के विस्तारीकरण का, रेस्टोरेशन का, उनके बहाली करने का किया है। और आने वाले समय में भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा आप लोगों को है। मैं साथ ही साथ जो चैनलाइजेशन की बात है उसमें ये कहना चाहता हूं कि इसकी एक डीपीआर करीबन 1800 करोड़ रुपए की यहां से सेंट्रल वाटर कमीशन को दिल्ली में भेजी गई है। ये कुल्लू जिला के लिए हमारी नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी कि ब्यास नदी का चैनलाइजेशन हम प्राथमिकता पे आने वाले समय में करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो हमारे सेब उत्पादक इस इलाके के अंदर है, जो लगातार हमारे बागवानों का हनन केंद्र सरकार कर रही है, जो जिस तरीके से आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की बात है, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अगर लग्जरी गाड़ियों के ऊपर 110, 120, 130% ड्यूटी हो सकती है, तो सेब के ऊपर भी 100% इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए। और इस विषय को हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष आने वाले समय में उठाएंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो यहाँ पे टूरिज्म के एवेन्यूज आने वाले समय में हमने कैसे क्रिएट करने हैं, बहुत से हमारे खूबसूरत इलाके आज भी ऐसे हैं जो अभी तक जहाँ की हम उनको देख नहीं पाए हैं पूरे तरीके से, चाहे वो पार्वती घाटी में है, चाहे वो लग वैली के अंदर है, चाहे वो हमारा बागा सरान का इलाका आनी के क्षेत्र में है। उनको कैसे हमने आने वाले समय में इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना है, ये भी हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए रहेगी। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सब प्रबुद्ध जनता, पढ़े लिखे, इलाके की, देश की, जिले की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सब मुद्दे हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज जिस तरीके से भाजपा के लोग क्षेत्रवाद का नारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आज उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ही ऊपरले मंडी और निचले मंडी का नारा देकर रखा हुआ है। मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा, विक्रमादित्य सिंह ना मंडी का है, ना कुल्लू का है, ना मनाली का है, ना रामपुर का है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल का पुत्र है और हिमाचल की आवाज को उठाने में हम विश्वास रखते हैं। हम क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। ये बात मैं उनको कहना चाहता हूं। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। हमने पहले भी मंत्री रहते हुए भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी से मिले और मंत्रियों से मिले। और जहां तक हिमाचल प्रदेश के विकास की बात है, हमने कहा कि अगर विकास के मुद्दे होंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार के साथ भी आगे चलेंगे। हम 15-16 महीने में 3650 करोड़ रुपए हिमाचल के सड़कों के नवीनीकरण के लिए लेकर आए, 800 करोड़ रुपए के टेंडर नाबार्ड के माध्यम से लगाए। और इसी वचनबद्धता के साथ हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों को, देश के हितों को आगे रखते हुए बढ़ेंगे और विकास के कार्यों को निरंतर आगे लेकर जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। कल आदरणीय योगी जी, हमने सुना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, आप आ रहे हैं देवभूमि में, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरीके की बातें आज भाजपा के प्रत्याशी के बारे में, खास करके देव संस्कृति के आहत के बारे में जो निकल कर आ रही है, जो उनके खान पान की बातें निकल कर आ रही है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ओर वो लोग हिंदुत्व का झंडा लेके चलते हैं और दूसरी ओर जो प्रहार हमारे देव नीति के ऊपर हो रहा है, हमारी देव संस्कृति के ऊपर हो रहा है, इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि हमको उनसे कोई हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर यहाँ पे देव सदन का निर्माण कुल्लू के अंदर करवाया गया,
मंडी के अंदर करवाया गया। अगर धर्मांतरण का कानून, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था जहां पे धर्मांतरण का कानून लाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय में वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय इस कार्य को किया गया। तो इसलिए हमको जिस तरीके से ये लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, हमें उनसे हिंदुत्व का कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और हिमाचल के मुद्दों को उठाएंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बारी मैं फिर से आदरणीय प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हिमाचल आई, कुल्लू में आई, और जिस तरीके से आदरणीय सुंदर जी ने कहा कि यहाँ के लोगों के साथ इनके परिवार का, सोनिया जी का, राजीव जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक पारिवारिक रिश्ता इस क्षेत्र के लोगों के साथ रहा है, इस रिश्ते को ये और मजबूत आने वाले समय में करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 1 तारीख को जो मतदान होना है उसमें निवेदन रहेगा कि ताबड़तोड़ तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के हक में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करना है और मिलकर आगे चलना है। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की। मैं कहूंगा कुल्लू की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। कुल्लू की जनता को, कुल्लू को, कुल्लू की जनता को जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद विक्रमादित्य जी। अब मैं बादशाह ने बड़ा अनुरोध करा भाइयों, है सब श्रृंगार ढोल नगारे सारे जोर से और सब तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी प्रिय नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, वो आए और सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री सुंदर ठाकुर जी, श्री खीमीराम जी, श्री भुवनेश्वर गौर जी, श्री संजय दत्त जी, श्री शीशराम आजाद जी, श्री चुनेश्वर ठाकुर जी, श्री उत्तम शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सभा को शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ कहिए, भगवान रघुनाथ जी की, बिजली महादेव जी की 18 करडूरी जयकारा। देखिए, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज धूप भी है, इतनी बड़ी तादाद में आप इस ऐतिहासिक मैदान में आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। मुझे अपना सौभाग्य लगता है ये कि यहाँ जहां नेहरू जी दशकों पहले आए और जिस धरती से उनके दिल में इतनी श्रद्धा थी, जिसके लिए इतना प्रेम था, आज मैं यहाँ आकर आपको संबोधित कर रही हूँ। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप सब आए, मेरा इंतजार किया और ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ की सुंदरता दिख रही थी। बड़े बड़े पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की हरियाली, सेब के बागान, सब हेलीकॉप्टर से ऊपर से बहुत अच्छी तरह पहली बार मुझे दिखे। पहले तो जब मैं आई हूं तो गाड़ी से ही आई। आज मैं देख रही थी कि कितनी सुंदर जगह है। और इसके साथ साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की एक सभ्यता है जो यहाँ की सुंदरता के साथ साथ चलती है और जिससे पूरे देश ने, देश की राजनीति ने, देश के इतिहास ने, चाहे देश का आजादी का आंदोलन हो, सबने बहुत सीखा है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपका प्रदेश इस देश में कितनी भूमिका निभाता है और कितनी
सुंदरता से देश को एक सभ्य राजनीति और एक सभ्य जो समाज है उसका प्रतीक बनकर दिखाया है आपने। जब मैं सभ्य राजनीति की बात करती हूं तो स्वाभाविक है कि परमार साहब की याद आती है, वीरभद्र सिंह जी की याद आती है कि मुख्यमंत्री रहे लेकिन सादगी का जीवन बिताया। आपके बीच आए तो हमेशा मिलनसार होकर घरों में आए, झुक के आए, आपसे अपनी समस्याओं को समझने की बात की और हमेशा आपके बीच रहने की, आपके बीच आने की उन्होंने राजनीति की। तो उनकी राजनीति ऐसी नहीं थी कि ऊपर ऊपर से हो या फिर आपको झूठी बातें बताएं, झूठे वादे करें। आपको गहराई में समझे, प्रदेश की समस्याओं को समझे और दिन रात एक किया कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इनको हल कैसे करना है, आपके जीवन में तरक्की कैसे लानी है, यही उनका मकसद रहा। और पंडित जी से लेकर आज के जो कांग्रेस के नेता हैं सबका यही मकसद रहा, यही विचारधारा हमेशा रही कि जितना भी काम हम करें वो कम काम है। जनता सर्वोपरि है। हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता की इच्छा होती है और आज उसी तरह से विक्रमादित्य जी भी यही राजनीति निभा रहे हैं। मैंने अभी काफी समय से इनके साथ काम करके देखा है, पहले यहाँ के जो प्रदेश के चुनाव में, उसके बाद जब यहाँ आपदा आई, संकट आया आप पे, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास हुआ और फिर आज जब आपके लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हर स्तर पर मैंने देखा कि जब जब मैंने इनसे बात की कि देखिए पार्टी की जरूरत है, अब आप ऐसे करिए, या पार्टी की सहायता के लिए जरूरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये कभी पीछे नहीं हटे। तो मेरे ख्याल से आज जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं आपके सामने, तो ये उसी तरह से अपने सांसद बनने का जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे और हमेशा जैसे इन्होंने कहा आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर्यटन का बड़ा कारोबार है और आपको बहुत पर्यटन के मौके मिलते हैं यहाँ पे मजबूती से, जब आपने कहा सुंदर जी, आपने कहा कि मजबूती से सबसे पहले पर्यटन का काम जब यहाँ शुरू किया गया तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आने से हुआ, उससे यहाँ पे पर्यटक आने लगे और यहाँ तरह तरह की ऐसी विकास के कार्य हुए जिनसे पर्यटन को मजबूती मिली और आपके जो छोटे छोटे या बड़े भी कारोबार हैं उनको मजबूती मिली। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया में महामारी थी तो पूरी दुनिया में पर्यटन कम हुआ,
रुक गया लगभग। लोग डर रहे थे कि किस तरह से कहीं जाएंगे, बीमारी पड़ जाएगी, तो उससे भी बहुत नुकसान हुआ आपका। और उसके एकदम बाद मोदी जी ने आपकी सहायता करने के बजाय, आपको राहत पहुंचाने के बजाय जीएसटी थोप दी। तो जो पर्यटन का कार्य है वो कमजोर होने लगा। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। आज देश के कोयले, देश के खदान का कोयला, देश का खदान के सारे खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारे के सारे इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? देश का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि खरबपति जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही ऐसे बड़े संस्थान थे, सरकारी कारखाने थे, जिससे जनता को रोजगार मिलता था। और इनको कमजोर करके जनता को कमजोर किया, रोजगार को कमजोर किया। इसी तरह अगर आप इनकी नीतियां देखें तो आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग पूरे के पूरे किसके हैं? पूरे हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज आज बड़े खरबपति अडानी जी के हैं। मैं सेब के बगानों को देख रही थी जब मैं यहाँ आ रही थी, और थोड़ा बहुत सेब को उगाने के बारे में मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेरे घर में भी काफी मैंने सेब के पेड़ लगाए हैं। बात करती रहती हूँ, किसानों से भी बात करती हूँ जो खेत उगाते हैं, जो सेब उगाते हैं। तो क्या हुआ जब अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज दिए गए? ये हुआ कि आज अडानी जी तय करेंगे कि आपके सेब का दाम क्या है, कोल्ड स्टोरेज से कब निकलेंगे, कब बेचे जाएंगे, कितने दाम पर बेचे जाएंगे। आपसे ए बी सी कैटेगरी के सेब बना दिए और अलग अलग कैटेगरी से वो खरीदेंगे, और कभी ए को बी में डाल देंगे, कभी बी को सी में डाल देंगे, ताकि आपको कम पैसे मिले। वही तय करेंगे कि कितने का खरीदेंगे आपसे और कितने का आगे बेचेंगे। ऊपर से मोदी जी क्या करते हैं? आपने कहा, हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका से सेब आ रहा है उस पे टैक्स आपने कम कर दी, और जो हमारा किसान है वो किसान और खेती के हर चीज के लिए वो जीएसटी भर रहा है, टैक्स भर रहा है। तो चाहे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया हो, लेकिन जो खेती के सारे सामान है वो आज महंगे हो गए हैं। जीएसटी भर भर के हमारा किसान टैक्स की मार खा रहा है, और आप अमेरिका के सेब को कम टैक्स देकर उसको बेच रहे हैं दुकानों में। तो जब ग्राहक दुकान जाएगा तो कौन सा सेब खरीदेगा? वही सेब खरीदेगा जिसका दाम कम है, और आप उसको जानबूझ के अमेरिकन सेब का दाम कम कर रहे हैं। ये आपकी नीतियां हैं। क्यों? क्योंकि इन सब नीतियों से इन्हीं बड़े खरबपतियों का फायदा हो रहा है। और हर स्तर पे अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में जो किसान के कानून लाना चाह रहे थे, ये क्या थे? वो कानून यही कानून थे कि सारा फायदा बड़े बड़े खरबपतियों को। और जब किसान ने आंदोलन किया, दिल्ली तक पहुंचा, लाखों किसान बैठे, 600 किसान शहीद हुए, तो मोदी जी मिले तक नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं आज देश में कि जितनी भी नीतियां हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। यहां से हिमाचल की धरती से आपने कितने नौजवान हमारे सरहद पे भेजे, कितने आपके बेटे शहीद हुए इस देश के लिए। उनका लहू इस देश की धरती में है, सींचा है इस देश की धरती को उनके खून ने, उनके पसीने ने। और आज मोदी जी की सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है, जहां बेरोजगारी पहले से फैली है, जहां पे आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, आपके दिल में देशभक्ति की भावना होती है, उन बच्चों के दिल में देशभक्ति की भावना होती है कि कुछ हो जाए तो देश के लिए होगा, मैं जान देने के लिए तैयार हूं। और वो बच्चा, उसका क्या भविष्य बना दिया कि 4 सालों के लिए वो सेना में भर्ती होगा और 4 साल बाद वापस आएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और अगर सरहद पे शहीद हो गया तो उसके माँ बाप को शहादत का पेंशन भी नहीं मिलेगा।
उसको शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा। और किसी बड़े अफसर का बेटा अगर जाता है, शहीद होता है, तो उसको मिलेगा। तो इन्होंने पेंशन में भी भेदभाव किया है, गरीबों के लिए अलग, अमीर अफसरों के लिए अलग। और जहां हमने पुराने पेंशन की बात की सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये पीछे हट गए, कहने लगे कि नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। यहां हिमाचल की सरकार ने उन पुराना पेंशन दिलवाया, शुरू किया ये काम, और वहां केंद्र की सरकार से जो पैसे भेजने पड़ते हैं वो रुकवा लिए ताकि यहां लागू ना हो पाए। फिर भी लड़ लड़ के सुक्कू जी उसको लागू करे हैं। तो परिस्थितियां क्या है कि नौजवान बेरोजगार है, आप स्कीम रोजगार के लिए नहीं ला रहे हैं। जहां जहां से रोजगार बनता था, चाहे बड़े सरकारी कारखाने थे, चाहे छोटे मध्यम बिजनेस थे, चाहे खेती किसानी थी, सब आपने लगभग ठप कर दिया अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के फायदे के लिए। ऊपर से जो स्कीम आप ला रहे हैं उससे जनता और भी निराश हो रही है, नौजवानों की उम्मीदें टूट रही हैं। देश के लिए सरहद पे खड़े होकर जो एक समय में शहीद होने के लिए तैयार था, वो आज रोता है, कहता है मुझे सेना में नहीं जाना, 4 साल बाद वापस आके क्या करूंगा। मैं तो ऐसे बच्चों से मिली हूं जो रोने लगे, कहे कि दीदी समझ में नहीं आता, मेरी भर्ती में मेरा नाम आ गया है लेकिन मुझे जाना नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद घर आऊंगा तो क्या होगा, और कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माता पिता को क्या होगा। हमने OROP की बात की, मतलब 1 रैंक 1 पेंशन की बात, इन्होंने उसको भी बदल डाला। 1 रैंक और तरह तरह के पेंशन। आज सेना में कोई जाता है, भर्ती होता है, चोट लग जाती है, एक टांग नहीं इस्तेमाल कर सकते या एक हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसको डिसेबिलिटी का पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, वो भी काट दिया है। तो जनता के लिए कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता के लिए। अडानी जी, अंबानी जी तो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, उनकी बेटी बेटियों की शादी हम सब देखते हैं सोशल मीडिया पे, लाखों करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, लाख करोड़ों करोड़ों का लहंगा पहन रहे हैं। और हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे सेब की जो बगान के लोग हैं, जो किसान हैं, उनका क्या, उनको कौन पूछ रहा है। हमारे मिडिल क्लास को कौन पूछ रहा है, जो अपना छोटा बिजनेस कर रहा है, अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमा कर अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है, मुश्किल से बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उसको आज कौन पूछ रहा है। उसको कोई नहीं पूछ रहा है मोदी जी और बीजेपी की सरकार में। आज अगर यहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो जितनी राहत आपको महंगाई से मिल रही है उतनी भी नहीं होती। पूरे देश भर में लोग रो रहे हैं, मेरी बहनें बड़ी तादाद में यहां बैठी हैं। सिलेंडर को देखिए, आज किसी से खरीदा नहीं जा रहा है। आज तमाम महिलाएं देश भर में जब कुछ खरीदने जाती हैं तो वापस खाली हाथ आ जाती हैं, 1-2 चीजें खरीद के आ जाती हैं कि बाकी जो 3-4 चीजें हैं वो बाद में देखेंगे, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी चीजें नहीं, खाने के लिए सब्जी, दाल, आटा, जो रोज की चीजें हैं जिनके इस्तेमाल के बिना हमारे पेट नहीं भरते, हम गुजारा नहीं कर सकते। आज त्योहार आता है, ये दशहरे का मैदान है, आज त्योहार आता है दशहरे की तरह, तो ज्यादातर महिलाएं देश भर में घबराती हैं कि किस तरह से हम करेंगे। मेहमान आएंगे, खाना पका के देना पड़ेगा, घर की लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, काफी नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। यहाँ हमारी सरकार ने आपको राहत देने की पूरी कोशिश की है। 1500 रुपए जो महिलाओं के खाते में प्रतिमाह डालने की बात है, जो शुरू हो गई है लाहौल स्पीति में, उसको पूरे हिमाचल में हम करके दिखाएंगे। चाहे ये कितना भी रोक डालने की कोशिश करें। आज चुनाव के समय इन्होंने पिटीशन डाल दिया कि रुकवाया जाए, ठीक है, चुनाव के एकदम बाद हम देंगे। और सुक्कू जी ने ये भी कहा है कि जो अप्रैल और मई में चुनाव के समय नहीं मिल पाया वो पूरा आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी इच्छा है कि देश की संपत्ति 2-4 बड़े खरबपतियों के जेब के बजाय आपके जेब में जाए। ऐसी स्कीमें आए जिससे आप मजबूत हों। हम इस चुनाव में
ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो हम कुछ ऐसी स्कीमें लाना चाहते हैं जिससे आपकी तरक्की होगी, आपकी मजबूती आएगी। इसमें हम हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए डलवाएंगे। तो जो आपको हिमाचल सरकार देगी उसके ऊपर हम 8,500 रुपए केंद्र से देंगे अगर हमारी सरकार आई। और केंद्र में बहने 50% रोजगार महिलाओं को देंगे। इसके अलावा जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, जो मिड डे मील की बहनें हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, केंद्र से दुगनी राशि भेजी जाएगी। किसानों के लिए, किसान के खेती के जितने भी सामान हैं सब से जीएसटी हटाई जाएगी ताकि वो सारे सस्ते हो जाएं। ये जो संकट आप आज जिस संकटों का सामना कर रहे हैं इनको हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस तरह से कि सारे कोल्ड स्टोरेज एक बड़े खरबपति के हैं, ये सब चीजें हमारी सरकार में हम होने नहीं देंगे। हम आपको मजबूत करने का काम करेंगे। आपने सुना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सारे खेत बड़े बड़े खरबपति अरबपतियों के थे और उन्होंने कहा कि ये खेत आपके होने चाहिए और सेब आप उगाएंगे और आपका फायदा होगा। और आज भी यही हमारी विचारधारा है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे। हम कानून बनाएंगे कि आपकी उपज का सही दाम आपको मिलना आपका कानूनी अधिकार बनेगा। कोई पीछे नहीं हट पाएगा। कोई भी सरकार आए, हमारी सरकार के बाद तो उसको करना ही पड़ेगा। आज नुकसान होता है, यहाँ ओले पड़ते हैं, बारिश आती है, आपको सेब के जो पेड़ है उनको ढकना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि बहुत नुकसान हो गया लेकिन आपको भुगतान पूरा नहीं मिलता। हम कानून लाएंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर नुकसान हो तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलेगा। नौजवान बेरोजगार है पूरे देश भर में। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों के लिए जो शिक्षित हैं, स्नातक पास हैं, उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे जिससे बड़े बड़े सरकारी कारखानों में उनको अप्रेंटिसशिप की पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे और वो अपना हुनर बढ़ाएंगे। आपके लिए जैसे हिमाचल सरकार ने एक स्टार्टअप फंड बनाया है उसी तरह से केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी ताकि अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहे तो उसको सुविधा मिलेगी। आज मजदूरों का बहुत शोषण होता है। हम कानून लाएंगे कि पूरे देश भर में 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा आपको। मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई थी आपकी मजबूती के लिए कि गांव में 100 दिन का रोजगार आपको आपका अधिकार बनाया। इसी तरह से हम शहरों में भी मनरेगा लाएंगे ताकि आपका अधिकार बनेगा कि शहरों में भी आपको 100 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ जो गांव में मनरेगा है उसको मजबूत करने का पूरा काम हम करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत ऐसे कार्य हुए जिससे आपका लाभ हुआ। आपने रोहतांग टनल की बात की, कोई बात नहीं, अगर मेरी माताजी का नाम था क्योंकि मेरी माताजी ने शिलान्यास किया था, आपने नाम हटा दिया, कोई बात नहीं, आपको टनल तो मिल गया। उसमें किसी का भी नाम हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मोदी जी का नाम है, कल किसी और का लगा लें, आपको टनल इसलिए मिला क्योंकि उनकी सोच थी कि यहाँ पे बनाना है और उन्होंने राशि भिजवाई इसके लिए। नेर चौक में ईएसआई हॉस्पिटल बनाया, मंडी में आईआईटी बनवाया, सिरमौर में आईआईएम बनवाया, सुंदरनगर में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। और आपने कहा कि कुल्लू की मांग है तो हमें इसको भी, अगर हमारी केंद्र की सरकार आएगी, इस मांग को हम पूरा करेंगे। कीरतपुर से मनाली की जो 4 लेन का जो प्रोजेक्ट 2012 में दिया था उसका सिर्फ फर्स्ट फेज पूरा किया कांग्रेस ने और तब से अटका हुआ है। उसको पूरा करने का काम हम कराएंगे जब हमारी केंद्र की सरकार आएगी। देखिए, जब मैंने सभ्य राजनीति की बात की
और मैंने परमार जी की बात की, वीरभद्र जी की बात की, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपने ही, जनता ने ही हिमाचल प्रदेश में इस राजनीति को स्थापित किया। तो आज भी जिस सरकार को आपने चुना, जो कांग्रेस की सरकार है, उसको जो आपने चुना, आपने फिर से यही राजनीति का मिसाल पूरे देश में दिखाया। यहां आपदा आई, आपके मुख्यमंत्री जी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहे। विक्रमादित्य जी, सुंदर ठाकुर जी, जितने भी मंत्री थे मंत्रालय के, वो सब जमीन पे आ गए, सबने मदद की, दिन रात काम किया। जहां पर्यटक फंसे थे वहां मदद की, जहां किसी के घर में शोक था वहां पहुंचे राहत पहुंचाने के लिए। किसी का घर बह गया, पाठशालाएं बह गई, बड़ी बड़ी सड़कें बह गई। और ये आपदा एक दो दिन की आपदा नहीं थी, ये हफ्तों के लिए चली, और हफ्तों के लिए हमने पूरा प्रयास किया कि आप तक हम राहत पहुंचाएं, आपकी मदद करें, क्योंकि इतनी भयानक आपदा आई थी। ऐसा मेरे ख्याल से आपने प्रदेश में बहुत समय से देखा ही नहीं था, या हो सकता है कि पहले कभी इतना नहीं देखा होगा कि कितना नुकसान हुआ। और सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं, सड़कों का नुकसान नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे परिवार जिसमें 3-4 सदस्य गुजर गए, बह गए पानी में। मैं किसी के घर गई थी शिमला में, वो सुबह सुबह उठकर, उनकी आदत थी कि सुबह सुबह उठकर सबको मंदिर ले जाते थे, पूरे परिवार को मंदिर ले गए, बच्चों को भी ले गए, और पूरा मंदिर बह गया। ऊपर से पहाड़ गिर गया, 5 सेकंड में पूरा मंदिर गया, सारे परिवार के सदस्य गुजर गए। तो इतनी बड़ी आपदा थी, इतना दुख झेला आपने, और हमारा कर्तव्य बना, कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी, हमारा कर्तव्य था कि हम आपके बीच आए, क्योंकि यही है हमारी राजनीति, यही है हमारी विचारधारा। तो आपने हमारी असलियत देखी, हमारी सच्चाई देखी। यही समय होता है जीवन में, जब संकट आता है तभी पता चलता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। ये हमारे परिवारों में भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है। जब संकट आता है तभी हम सबको पता चलता है कि ये थे जो हमारे साथ खड़े रहे, और वो जो हमें छोड़ के चले गए। तो आपने आपदा के समय देखा कि आपके साथ कौन खड़ा था। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कोई बड़ी बात है, अगर मंत्रियों ने काम किया आपके लिए, अगर आपके बीच आए, अगर आपदा में राहत पहुंचाई, तो ये इनका कर्तव्य था। लेकिन मुझे खुशी है और गर्व है इस बात की कि अपना कर्तव्य समझे कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हो गई। दूसरी तरफ आपने भाजपा की भी असलियत देखी, आपने उनकी सच्चाई देखी। मोदी जी कहते हैं ये उनका दूसरा घर है। अपने दूसरे घर में इतनी बड़ी आपदा आई, इतना संकट हुआ, इतनी चोट पहुंची, और आप इसे राष्ट्र आपदा ही नहीं घोषित कर रहे। क्यों? क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए तो राजनीति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर राष्ट्र आपदा घोषित कर देते तो केंद्र से राशि आती, जैसे अलग अलग प्रदेशों में गई है, जहां आपदा हुई है भाजपा का की, जहां प्रदेश की सरकार है वहां इन्होंने राशि भेजी। यहां हिमाचल प्रदेश की सरकार जब बनी कांग्रेस की, तब पहले से ही अर्थव्यवस्था में संकट थी। ऊपर से जब आपदा आई और जब केंद्र की तरफ से कोई राशि नहीं आई, सारी प्रदेश की राशि आपदा के लिए, राहत के पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई। और जहां जहां आपने कहा कि जो राहत की जो पैसे हैं जो मिलता है, उसको आपने दुगना 3 गुना करके बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि आप समझ रहे थे, हमारी सरकार समझ रही थी कि कितना दुख पहुंचा है लोगों को। इस समय हमें मदद करनी चाहिए, बाद में हम देख लेंगे कैसे करेंगे। लेकिन भाजपा के नेता ना आए आपके बीच, ना आपसे पूछा कि किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। और मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें तो कह डाली, लेकिन जो एक काम की चीज थी, आपको राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र आपदा घोषित करने की चीज, यहाँ राशि भेजने वाली बात, वो उनके मुंह से नहीं निकली।
तो सच्चाई आप खुद अपने सामने देख रहे हैं। आपदा के बाद कुछ ही महीनों बाद क्या होता है? आपकी सरकार पर आक्रमण होता है। धन बल के आधार पर उसे खरीदने की कोशिश, विधायकों को खरीदने की कोशिश, बीच रात में विधायकों को चोरों की तरह हेलीकॉप्टर में, कोई गाड़ी में छुपा कर कि दल बदलवा देंगे, इनसे सरकार गिरा देंगे। तो आपने एक और असलियत देख ली कि जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो कहते हैं कि देश भर में अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उन्होंने किस तरह से आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की। कैसे पैसों के इस्तेमाल से विधायकों को खरीद के, दबाव डाल के, केस डाल के आपकी चुनी हुई सरकार, जो लोकतंत्र के तहत आपने चुनी थी, उसको खत्म करने की कोशिश हुई। तो पूरी सच्चाई बहनों और भाइयों आपके सामने है। एक तरफ भाजपा है जो हर तरह से सिर्फ सत्ता को बटोर के अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने 10 सालों में ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने सचमुच 70 सालों से नहीं किए। ये कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में नहीं किया जो हमने 10 साल में किया। सच बात है। 10 सालों में इन्होंने अपनी पार्टी को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में थी, कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। न किसी ने प्रयास किया उसे बनाने का। इन्होंने 10 सालों में वो काम कर लिया। इन्होंने ऐसे लोगों से चंदा लिया अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि आप पूछिए ही मत। हम सबको कोविड की वैक्सीन लगी, आज पता चल रहा है कि वैक्सीन के वजह से तमाम मौतें हो रही हैं। उस वैक्सीन को बनाने वाले से 52 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा लिया। गुजरात में पुल गिरा, गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग बह गए। उस पुल बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। जिन पे छापे मारे थे उनसे चंदा लिया, जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, छापे बंद हो गए। ये है इनकी ईमानदारी और ये है इनकी सभ्यता। और आज आपको सब कुछ दिख रहा है। आपके सामने जिस प्रत्याशी को इन्होंने खड़ा किया है, उनकी सभ्यता आप देखिए, अपने ही कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कह रही हैं। तो देखिए, आपके सामने एक बड़ा निर्णय है। एक तरफ एक सभ्य राजनीति, एक सच्ची राजनीति, जिसके मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता सब आपके सामने संकट के समय भी आते हैं और तमाम आपके लिए विकास के कार्य करने की बात करते हैं और वो कार्य करके दिखाते हैं। आपको वादा करते हैं चुनाव में, उस वादे को पूरे करने का काम जैसे ही सरकार बनती है शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ एक असभ्य राजनीति, जो सिर्फ हल्की हल्की बातों वाली राजनीति है, जिनके नेता आपके सामने आकर अजीब अजीब से बातें करते हैं कि भैंस चुराई